नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आर्थिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की। लोन मॉरिटोरियम की समय सीमा 31 अगस्त तक थी, जो कि खत्म हो गई। उन लोगों को अपने लोन की ईएमआई भरनी होगी जो अब तक आरबीआई की दी गई लोन मॉरिटोरियम की सुविधा का लाभ ले रहे थे। हालांकि ये सिर्फ किस्त टालने का विकल्प था, ना कि ईएमआई माफ करने का। लॉकडाउन बढ़ा, वैसे वैसे लोन मॉरिटोरियम को भी 2 बार बढ़ाया गया। पहली बार मार्च में से मई 2020 के लिए और दूसरी बार इसे जून से अगस्त 2020 के लिए। और अब इसे जो डेडलाइन थी उसके बाद बढ़ाया नहीं गया। अब इसकी जगह आरबीआई ने एक विकल्प दिया है, रीस्ट्रक्चरिंग सुविधा का विकल्प। तो समझेंगे कि ये जो कदम था लोन मॉरिटोरियम का, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और इसे खत्म होने के बाद अगर इंडिविजुअल मैं कहूँ कि जो लोन लेने वाले लोग थे उन पर इम्पैक्ट क्या होगा और बैंकिंग सिस्टम पर क्या होगा, और इसकी जगह जिस विकल्प का आरबीआई ने जिक्र किया है उसके चलते क्या बेहतर विकल्प होगा या फिर नहीं, और आर्थिक तौर पर इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर, बैंकिंग सेक्टर पर और इंडिविजुअल पर क्या नजर आ सकता है। और इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार झा साहब, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान अशोक नाग साहब, फॉर्मर एडवाइजर आरबीआई। नाग साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ के बद्रीनाथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। शुरुआत में झा सर आपसे करना चाहूंगा कि जब लोन मॉरिटोरियम को ऑप्शन के तौर पर दिया गया था तब भी काफी कुछ कहा जा रहा था कि बैंक पर स्ट्रेस बढ़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि इसे 2 बार बढ़ाया गया और जब इसकी डेडलाइन अब खत्म हो गई, यानी कि अब इसे आरबीआई ने एक्सटेंड नहीं किया है, तो कैसे देखते हैं इस कदम को, और इसके चलते बैंकिंग सेक्टर में और रिलेटेड जो मैं कहूं कि लेंडिंग का ऑप्शन था वहां पर किस तरीके का इम्पैक्ट रहा? ये जो आरबीआई का जो अभी प्रपोजल है ये अफेक्ट करेगा जरूर बैंक्स को इन टर्म्स ऑफ उनका लिक्विडिटी। लेकिन पहले आप देखिए कि जब लोन मॉरिटोरियम जब एक्सटेंड किया गया था तो ये पहले जैसे आपने बताया कि पहले 3 महीने के लिए था, उसके बाद फिर 3 महीने और कर दिया। तो इसका इफेक्ट था दोनों बोरोवर्स पे भी था और लेंडर्स पे भी था। अब जहाँ तक कि बोरोवर्स का सवाल है, उनके लिए तो लिक्विडिटी जो क्रंच वैसे आ गया था कोविड के वजह से और लॉकडाउन की वजह से, तो ये लिक्विडिटी क्रंच को काफ़ी इसमें उनको मदद मिला बोरोवर्स को। लेंडर्स को भी ये फायदा हुआ कि शायद जो लोन एनपीएस या बैड लोन्स हो जाते वो भी बच गए। तो बोरोवर्स के लिए अब 2 ही 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो आप जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट था, क्योंकि इंटरेस्ट तो वेव नहीं किया गया, इंटरेस्ट और जो भी था वो तो अक्रू होता गया, तो जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट है वो 1 सितंबर को यानी कि कल वो पेमेंट कर दें। दूसरा उनके पास ये साधन है कि वो पूरा जो भी इंटरेस्ट इस पीरियड में जो अक्यूमुलेट हुआ है उसको ईएमआई में ऐड करके और फिर वो ईएमआई का एक्स्ट्रा ईएमआई करके उसको पेमेंट कर दें। तीसरा ये उनका ये साधन उनके पास है कि जो भी इंटरेस्ट अप्रूव हुआ है उसको पेमेंट करें, बट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लोन का जो टेन्योर था वो बढ़ जाएगा। तो ये 3 उनके पास रास्ते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने जो अनाउंस किया है रीस्ट्रक्चरिंग का, तो इससे मैं समझता हूँ कि फिर से दोनों को फायदे होंगे, बोरोवर्स को भी, लेंडर्स को भी। लेकिन पूरा जो डिटेल्स है रीस्ट्रक्चरिंग का वो शायद अभी आरबीआई ने पूरा अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि वो कामत कमेटी का शायद रिकमेंडेशन जो आने वाले हैं 6 सितंबर को, उसके बाद पूरा होगा। लेकिन ये एक चीज़ उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग होगा ये 2 साल तक के लिए एक्सटेंड करेगा। तो इससे
ये तो जरूर है कि बैंक्स के ऊपर जो ऐसे बैड लोन्स हो जाते हैं अभी, वो अभी पोस्टपोन हो जाएंगे कम से कम 2 साल के लिए। और ये भी हो सकता है कि जितना, क्योंकि अभी तक पूरा लॉकडाउन तो लिफ्ट हुआ नहीं है, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हुआ नहीं है, तो जितना इसका एडवर्स इफेक्ट अभी होता, वो शायद डाइल्यूट हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नाग साहब, जो विकल्प पहले दिया आरबीआई ने लोन मॉनिटोरियम का, और अब जो विकल्प दिया जा रहा है रिस्ट्रक्चरिंग का, इन दोनों का एक तो फर्क मैं समझना चाहूंगा बैंकिंग के लिहाज से, और दूसरा इंडिविजुअल के नजरिए से भी, क्या ज्यादा बेनिफिशियरी है इकोनॉमी के लिए? देखिए, मॉरेटोरियम क्या जब दिया था, उसका ये आरबीआई का जो थॉट प्रोसेस था, जो चिंताधारा था, ये 3 महीने के 6 महीने के बाद जो बोरोवर है उसका असर, ये प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो वो पेमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्या प्रॉब्लम है, दे अभी तक द इकोनॉमी हैज नॉट कम बैक दैट एब्सोल्युटली दैट पुराना जाने एक मोमेंटम जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ अभी तक पिकअप नहीं करना है। जो लोग अभी तक बहुत स्टेट में लॉकडाउन का है, कोई कोई जगह में रेगुलर ट्रैवल करने का, जे अभी तक देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री, एयरपोर्ट इंडस्ट्री, जो लोग डिपेंडेंट है उसका कोई भी अभी तक कोई एक बिजनेस चालू नहीं हुआ। तो ये सब लोग जितना है उसका पेमेंट कैसे करेगा? तो आरबीआई का जो डिस्ट्रक्चरिंग के प्रॉब्लम है, मॉरेटोरियम क्या आता है, जो अभी आपको मॉरेटोरियम दिया कि आप 6 महीने के बाद आपका बिजनेस चालू हो जाएगा, आप पेमेंट कर सकता है, इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट कर सकता है। अभी क्या होगा, पेमेंट का करने का जो आरबीआई का थॉट प्रोसेस था, जो रिकवरी होगा, अभी तक रिकवरी नहीं हुआ। इकोनॉमिक सिचुएशन अभी तक नहीं है जो पेमेंट कर सकता है, ब्याज के ऊपर ब्याज वो दे सकता है। पर ब्याज के ऊपर ब्याज आरबीआई ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है रिलीफ करना है, वो रिलीफ नहीं कर सकता है। वो रिलीफ करेगा तो बैंक का पर बहुत पर असर पड़ेगा, उसका लिक्विडिटी का एवं उसका जो प्रॉफिट का एक बिग काइंड ऑफ इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड वो क्या होता है, कैपिटल अगेन कैपिटल को डालने के लिए मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक को अभी गवर्नमेंट के पास जाने होगा, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आरबीआई का जो डिस्ट्रक्चरिंग सोल्यूशन दिया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये ब्याज है, इसको भी एक डिफरेंट क्रेडिट फैसिलिटी के लिए पार्किंग कर सकता है। ये यदि होता था तो क्या होता है, वो ब्याज को ग्रेजुअली बैंक कैन डिसाइड। बैंक का 2 एडवांटेज है, प्रोविजनिंग नॉर्म को नहीं चालू होगा बिकॉज एनपीए नहीं होगा ये सब ब्याज का, तो बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड रहता है जे अभी देखिए हम लोग का जैसे होम लोन लिया, महीने में 50,000 रुपीज का आपको ब्याज है, 50-60 लाख लोन लिया था, तो 6 महीने में 3 लाख रुपया लोन हो गया। अभी 50,000 पे करना है, सपोज 3 महीने के बहुत आदमी है जिसका 50% 40% का सैलरी कट हुआ था, तो उसका लोन रिपेमेंट करने का कोई अभी सर नहीं है। अभी देखिए 3 लाख है, ये 3 लाख को आपको बोला है 2 महीने के 15,000 में तुम दो, तो हमारा क्या होगा, 50,000 अनदर 15,000 एक्स्ट्रा होगा यदि अभी आपका सैलरी पूरा चालू हो गया। ये will be very kind of a lot of kind of benefit to the most of the people, salaried people, जिसका कोई प्रॉब्लम हुआ था, सैलरी कट हुआ था। Okay. अभी इसके लिए ये डिफरेंस है। मॉरेटोरियम में क्या होता है, आपका 6 मंथ के बाद बैक टू द स्क्वायर वन, आपको पेमेंट करना है प्लस ब्याज का वो ब्याज पे देना है। अभी ये प्रॉब्लम को रिजोल्यूशन के लिए ये वजह है बिकॉज कोविड-19 का अभी तक इकोनॉमी पुराना ये momentum है, it has not come back, it is not going to come back within another 2-3 months easily, it may Right, continue to the next season। बद्री सर, क्योंकि दोनों इन विकल्पों में, क्योंकि पहले विकल्प जो की बात हो रही है लोन मॉनिटोरियम की, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, ओवर हो चुका है, लेकिन जब रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, कई लोग इस तरह की बात आशंका जता रहे थे कि रिस्ट्रक्चरिंग शुरुआत से देना चाहिए था। हालांकि आरबीआई की ओर से जब कहा गया है, इसका इम्पैक्ट, या मैं इसका फर्क समझना चाह रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर में और जिसके ऊपर स्ट्रेस था वो किस तरीके से है, और रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए उससे बैंक कैसे उससे बच पाएंगे या बचा पाएंगे खुद को? अच्छा, 2 चीजें कभी एक है कि आप फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो
दोनों से ज्यादा उनको रिलीफ मिलता है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अभी पे कीजिए नहीं तो बाद में पे कीजिए, पे तो करना ही पड़ेगा. So in terms of except giving you the time for you to repay, actual in terms of money outgo either will be the same or little more. So that will be from the consumer point of view. Either if you or me have taken a bank loan, either for a house or a car or whatever it is, हमको जो पे करना है उस अमाउंट में तो फर्क नहीं है, और कब पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, इस इश्यू पे थोड़ा सा बहस हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा आपको रिलीफ नहीं है. फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आपका लिक्विडिटी क्रंच, जैसे जहाँ साहब बता रहे थे, लिक्विडिटी क्रंच होने का बहुत सीरियस इश्यू है, और सब बैंक्स ने मिलके रिजर्व बैंक गवर्नर को चिट्ठी लिखा है कि भाई ये अभी मॉरिटोरियम एक्सटेंड करेंगे तो फिर हमारा लिक्विडिटी साइकिल कट जाएगा, और हम वी विल नॉट बी एबल टू come back to our banking business. But in this, you should also be very careful about what the Supreme Court has said. The Supreme Court says that, okay, you're more, concerned about the banking business rather than giving any material relief to the depositors or the people who have borrowed from you. So, point I'm trying to say is there are too many variables. बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है. इस वेरिएबल्स में द बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, बेस्ट विकल्प जो भी हो सकता है उसको लेना पड़ेगा. इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कामत साहब का पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, अभी सितंबर में उनका रिकमेंडेशंस आ जाएगा, लेकिन उसको आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग चालू हो जाएगा. लेकिन आई एम कमिंग बैक टू द अर्लियर पॉइंट दैट for a borrower like me, I may or may not have got much from the government or the banks in terms of material relief, in terms of the money outgo from my account, though my salary may have been cut by 30%, 40%, 50%, or I must have lost my job. So, point is touched, we should not lose jobs. But the point here is that ye ho raha hai. If it is happening, then what is the kind of relief someone would expect from the consumer point of view? Relief that is being expected by several categories of small borrowers is that interest be waived off either partially or to the large extent, so that he can come back into the usual cycle of repayment. But from the Reserve Bank of India point of view, as per the argument that have been put up before the Supreme Court, is that the behavior of the borrowers is going to be impacted in a big way. So, a moratorium को खत्म कीजिए और restructure करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप रिस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन रिस्ट्रक्चर करने के बाद नया ईएमआई शुरू होगा, इसमें फिर भी कंज्यूमर के लिए इट इज गोइंग टू बी अ बर्डन, बिकॉज द लॉस ही हैज incurred because of the COVID-19 cannot be compensated in terms of deferred payment or staggered payment or another EMI. ऐसे मुझे लग रहा है. ओके झा सर, क्योंकि ये विकल्प का जो एक बड़ा मोटिव था कि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा स्ट्रेस ना हो, एनपीएस का खतरा ना बढ़े, लोन वापसी की जो गुंजाइश है वो बनी रहे. अब जबकि हम एक विकल्प के बाद उसको बाहर आ गए और दूसरे विकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जो एनपीए को लेकर या रेड बुक को लेकर जो कहा जाता है, उससे बचाने में की कितनी ताकत इन विकल्पों के अंदर है, जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि हालात सुधरे नहीं हैं और जो इकोनॉमी का रिवाइवल है उसमें भी वक्त दिख रहा है. इसमें पहली बात तो ये है कि बैंक्स आर कमर्शियल एंटिटीज. ओके, तो ये इंटरेस्ट माफ करना
या लोन माफ करना ये बैंक का काम नहीं है. अगर बोरोवर्स कंज्यूमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है अभी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ऑफ कोविड, तो टू एक्सपेक्ट कि बैंक्स वो माफ कर देगी इंटरेस्ट इज आई थिंक नॉट अ करेक्ट अप्रोच. अगर इंटरेस्ट माफ करना है बोरोवर्स का, ये सरकार को करना है, बैंक्स को नहीं. बैंक्स आर कमर्शियल एंटिटीज. अगर आप बैंक्स, आफ्टर ऑल बैंक्स किसका पैसा देता है? बैंक्स डोंट प्रिंट मनी. बैंक्स तो बेसिकली लेंड मनी ऑफ डिपॉजिटर्स. तो द आर्गुमेंट कि नहीं बैंक्स को अब माफ कर देना चाहिए एक्सेट्रा, आई डोंट थिंक दैट इज अ साउंड आर्गुमेंट. ये तो सरकार को करना चाहिए. अगर सरकार समझे कि कंज्यूमर्स को दिक्कत हो रही है, बोरोवर्स को दिक्कत हो रही है, तो सरकार को कर देना चाहिए माफ, नॉट फॉर बैंक्स. तो अब जहां तक कि ये जो भी रीस्ट्रक्चरिंग का जो भी आया है, मैं तो समझता हूं कि ये सही स्टेप है. सही स्टेप इसलिए है क्योंकि अभी भी कोविड का जो इनिशियल थिंकिंग था कि 2-3 महीने में शायद ये कोविड का मसला ढल जाएगा, ये तो ऐसा हुआ नहीं और न ही होएगा. अभी कम से कम 8-10 महीने कम से कम और लगेंगे फॉर द इकोनॉमी टू कम बैक टू सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी. तो इसलिए जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोग्राम अभी इन्होंने रखा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही सही स्टेप है. नहीं तो ये अगर नहीं करते हैं तो अभी जो एनपीएस है, जैसे कि आरबीआई का ये फेयर है कि अभी एनपीएस 8.5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग है, ग्रॉस एनपीएस. दिस कैन गो अप टू 13-14%. तो ये बहुत भारी डर है कि अगर रिस्ट्रक्चरिंग ठीक तरीका से नहीं कर पाए तो एनपीएस बहुत बढ़ जाएगा. एनपीएस बहुत बढ़ जाएगा का इसका इम्प्लीकेशन ये है कि बैंक्स विल नॉट बी एबल टू लेंड satisfactorily. तो उसका फिर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी विल बी वेरी सिवियर. तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो रीस्ट्रक्चरिंग किया है, पूरा डिटेल्स तो शायद अभी नहीं आया है इन सेंस कि व्हाट विल बी द फुल टर्म्स एक्सेट्रा, लेकिन ये जो थिंकिंग है कि रीस्ट्रक्चर करना है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही साउंड स्टेप है. ओके. और नाग सर, क्योंकि आरबीआई और जैसा कि कहा जहां साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना कि चाहे सरकार हो या आरबीआई हो, उनके पास विकल्प कितने हैं, एल्बो रूम कितना है. और जिस तरीके की इकोनॉमी का हाल दुनिया भर में दिख रहा है, उसके चलते जो दो बड़े चैलेंजेस हैं उसको कैसे देखते हैं? एक तो ये कि बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस, उस पर जो दबाव है उससे बाहर आने की कोशिश, और जो लिक्विडिटी की क्रंच की बात हो रही थी, लेकिन कहा गया कि लिक्विडिटी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है. सवाल यह है कि इकोनॉमी जिस तरीके से रिवाइव करनी चाहिए थी, जो स्पीड अप होना चाहिए था, अगर वो स्लो रहता है तो जाहिर है कि उसका इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर होगा. नहीं, बैंकिंग सेक्टर पर तो असर तो पड़ने है. यदि इकोनॉमी रिवाइव नहीं करता है, लोन तो ज़्यादा के ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा कि बढ़ेगा, इसके लिए कोई नहीं है. प्रॉब्लम ये है जे अभी ये जे एक कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको मिस्टर झा ये बोला है, ये करेक्ट, जे बैंक कमर्शियल एंटिटी है, बैंक का काम नहीं है जे लोग का कोविड-19 का रिलीफ बैंक देगा. ओके, अगर बैंक का यदि लेंडिंग कैपेसिटी इसके लिए फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा, दैट विल आल्सो बी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी को. सो द बैंक को सेव करना चाहिए. आरबीआई के ये रिस्ट्रक्चरिंग थियोरेटिकली करेक्ट है, बट देयर इज वन मिसिंग पॉइंट हियर. आप रिस्ट्रक्चर कर दिए, सपोज कोविड-19 का ये इकोनॉमी रिवाइवल का जो कंट्रैक्शन जो होता है, फॉरगेट अबाउट ग्रोथ, कंट्रैक्शन होता है, ये कंट्रैक्शन आपको पूरा 2020-21 का फिनेंशियल ईयर में चालू रहेगा. जो रिस्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली कंज्यूमर जो लोन बोला है, ये आपको होम लोन, जिसका एक योर से कार लोन, ये जो लोन का है अमाउंट है, जिसका परसेंटेज बैंक में कोई कम नहीं है, तो वो लोन में रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद वो दे सकता है कि ना पूरा, ये प्रॉब्लम कितना सॉल्व हुआ नहीं है. अभी देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में रूल नंबर 13 में बोला है, जे नेशनल अथॉरिटी में इन केस ऑफ डिजास्टर्स ऑफ सीवियर मैग्नीट्यूड, ओके, रिकमेंड रिलीफ इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और टू ग्रांट फ्रेश लोन्स. फ्रेश लोन्स इज रिस्ट्रक्चरिंग का इशू है.
Basically, restructuring is nothing but you are giving a new loan contract with the new terms and conditions. Okay, maybe taking the old loan on the paper, but अभी relief on repayment ये खाली गवर्नमेंट दे सकता है. नाउ ये भी देखिए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2006-8 में हुआ था, what government US government did, they took out the NPS out of the bank, purchased it, okay, and later on they got it from the market when the things actually improved. गवर्नमेंट को देखना चाहिए अभी ये जो लोन है जिसको देने के लिए आदमी अभी दैट का पावर नहीं है, दैट दिस का पेमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग करके आपको प्रॉब्लम को 3 मंथ्स को आपको अगेन डिफॉल्ट करेगा. अगेन यदि आपको जी 30% 40% का ये है, आप क्या करना है? आपको लोन का एक मैक्सिमम आपको 2-3 साल मॉरेटोरियम करके 2-3 साल का एक्सटेंड करेगा टेन्योर, बट आपको 50,000 में 45,000 में आपको असर पड़ेगा. 45,000 कैसे प्रिपेयर करेगा? आपको सैलरी 1 लाख से अभी तक 30,000 हो गया, 40,000 हो गया और जॉब लॉस हो गया. तो ये जो एनपीए बैंक में होगा उसको के आरबीआई गवर्नमेंट नॉट आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इट परचेस एंड कीप इट देयर, गेन टू द बैंक. जॉब उसको जॉब आएगा वो रिपे करेगा. कुछ तो करने हैं. जब तक देखो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता, ये रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट गोइंग टू मेटीरियली सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द, एज मिस्टर बद्रीनाथ टोल्ड, दैट कंज्यूमर द बोरोवर उसको क्या होगा? बैंक रिस्ट्रक्चरिंग करेगा, एनपी नहीं होगा, बोरोवर के पे कर सकता है. ये इशू जब तक नहीं होता है तो बोरोवर का पेमेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बैंक का काम नहीं है, वो एक खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट टू सम एक्सटेंट. यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट. ओके बद्री सर, जो आप कुछ शायद इसमें कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल इसके साथ था कि क्या वाकई ये सच है कि हम एनपीए या खातों के रेड बुक में जाने को लेकर टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं? असली जो मर्ज है उसको हम कुछ देर तक टाल पाएंगे, लेकिन खत्म करना फिलहाल हमारे बस में या हमारे जो टूल्स हैं उसके रीच में नहीं दिख रहा है. Okay, the issue is non-performing assets as well as consumer interest. So, if you don't have a proper credible borrower, then you have no bank. What is bank all about? Banking is all about consumer and having a credible consumer and who is able to repay. If you do not accommodate the consumer, especially the small borrower, whether it is in consultation with the government of India or whether it is with the Reserve Bank of India, it should be a three-way crisis management that needs to be done. अब ये बैंक का है या ये सरकार के ऊपर है या कंज्यूमर के ऊपर है, दिस इज नॉट द इश्यू एट ऑल. इश्यू ये है कि इस क्राइसिस से हम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं. बिल्कुल, इसके लिए तो दो चीज हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लोन्स के लिए आपके लिए एक प्रावधान है और स्मॉल बोरोअर्स के लिए प्रावधान नहीं हो सकता है क्या? What I was trying to say is there should be a three-way consultation for bringing about some kind of a workable solution for the crisis that we are into. Crisis सब लोगों के लिए, बैंक्स के लिए भी है, बोरोअर्स के लिए भी है. कंज्यूमर अच्छा बोरोअर आपके पास नहीं है तो बैंक भी टलेगा नहीं. It is not going to stand on its own if you don't have a credible borrower who can pay you. So my guess is किसके खाते में जाना चाहिए इंटरेस्ट माफी, किसके नहीं जाना चाहिए, ये सब की इश्यू नहीं है. I think all have to come together to take some kind of a sacrifice has to be made. Unless वो sacrifice जब तक नहीं होगा तब तक, क्योंकि बहुत सारा मान लीजिए कि कोई बिजनेस फेल होता है तो बैंक्स आर टेकिंग हेयर कट ना. हेयर कट तो ले ही रहे, लोन्स पे इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, कभी कभी पूरा माफ कर रहे हैं. यहाँ borrower is not asking you to completely waive off your entire principal or a loan.
He is Right, asking sir. just be more considerate. Simple. If the regular retail borrower आपके पास नहीं है, आज बैंक्स के पास except retail borrower, there is no borrower who is repaying his money, bank loans on a regular basis. So my guess is at least for small borrowers who are stressed, we need to bring about some kind of a solution. मुझे लगा. ओके झा सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूंगा आपका कि जैसे कि कहा बद्री सर ने, विकल्प के तौर पर कुछ और विकल्प ऐसे हैं जो बेहतर हो सकते हैं इस पोजीशन से बाहर आने के लिए या इस पोजीशन में छोटे बोरोवर्स के लिए? नहीं, मैं बद्री साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्मॉल बोरोवर्स स्पेशली को मदद मिलना चाहिए. मेरा लेकिन इसमें 2 क्लैरिफिकेशनरी पॉइंट्स हैं. नंबर 1, किसको करना चाहिए? उनको जो बेल आउट करना है स्मॉल बोरोवर्स को, ये किसको बेल आउट करना चाहिए? वेदर इट शुड बी द गवर्नमेंट और इट शुड बी द बैंक्स. नाउ मेरा ये सिंपल पॉइंट है कि ये बेल आउट बैंक्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बैंक्स आर कमर्शियल एंटिटीज. अब जैसे कि एग्रीकल्चर का भी इन्होंने जिक्र किया, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, स्मॉल बोरोवर्स को गवर्नमेंट गिव्स द सबवेंशन इन इंटरेस्ट. बैंक्स आर नॉट गिविंग द सबवेंशन. It is the government that is giving 2% subvention interest so that the small agricultural borrower pays a lower rate of interest. तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि responsibility for bailing out the small borrower has to rest with the government, not with the banking sector. Because if you put the onus on the banking sector to do this, then the commercial viability of the banking system will be under severe stress. Okay. So that is first point. The second point that I want to make is कि मेरे ख्याल से जो मैंने पहले भी कहा कि अभी जो आरबीआई ने कहा है कि 2 साल तक ही आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं ये लोन्स को, इट इज ऑब्वियसली एन एड हॉक मेजर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 साल में ऑलमोस्ट ऑल दीज अकाउंट्स विल बिकम नॉर्मल अकाउंट्स. कोविड का शायद एडवर्स इम्पैक्ट विल बी ओवर and therefore the economic activity will come up to normal expectations. Right, sir. अगर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोविड चले 3 साल और, तो तब तो obviously RBI and the government will have to take steps to ensure that the borrowers जो अभी दिक्कत में है उनको फिर और रिलीफ मिलेगा. लेकिन आज से ही तो वो अनाउंस नहीं कर सकते ना कि 5 साल तक हम ये कर देंगे, आपको रिलीफ दे देंगे. तो this is obviously a temporary measure in the expectation that the adverse implications of the COVID-19 will wither away within 2 years. वक्त कम इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में लोन मॉनिटोरियम की जब समय सीमा खत्म हुई और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शंस के साथ जो 2 साल का एक टाइम स्पैन दिया जा रहा है, क्या होगा ऋण लेने वालों के साथ, उनको ब्याज चुकाने को लेकर, मूलधन देने को लेकर, और बैंकिंग सेक्टर पर किस तरीके का दबाव हो सकता है और किन चीज़ों से बचने के लिए इन विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है और वो कितने मजबूत हैं. तो आज फिलहाल इतना ही. नमस्कार.